नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की अहम खबर का। चुनाव को लेकर, यानी कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने रख दिया है। लेकिन क्या कुछ ऐलान किया है केजरीवाल ने और ये क्या है चैलेंज, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। केजरीवाल ने कल एक बड़ी घोषणा करी थी कि आज से जो मंदिर के अंदर पुजारी हैं उनको हर महीना 18,000 रुपया दिया जाएगा। आज से उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर के अपनी पत्नी के साथ ये शुभारंभ किया। वहीं बता दें कि आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की यानी जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी में जो बैठी है, उसको खुला चैलेंज दिया है कि अगर आप में दम है तो इसको रोक कर दिखाइए। क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि मैं जो कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल है जिस तरह से ट्वीट किया बीजेपी को सामने निशाना साधते हुए कि तुम में कोई दम है तो बस रोकिए, मैं ये सभी को दे जाऊँ, लेकिन क्योंकि गंदी राजनीति आप ना करें, क्योंकि ये साधु के लिए है, मंदिर सेवा के लिए है। मंदिर में जो पुजारी है वो मेहनत करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस लगा से लगातार घोषणाएं करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आती सी करोल बाग गुरुद्वारे गई, वहां पर उन्होंने आज से शुभारंभ किया, क्योंकि साफ साफ कहा है कि देखिए फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे सरकार हमारी बनेगी ये योजनाएं सभी को लागू जाएगी। लेकिन उसके बाद जब से अरविंद केजरीवाल के घर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो अभी तक उनको 17 से 18 महीने की सैलरी नहीं मिली है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि आखिरकार ये एक को दे रहे हैं और दूसरे को रोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस तरह से क्या स्टैंड लेके आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो पाएगी, क्योंकि खुली चैलेंज है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अजय चौहान, इंडिया वॉइस। प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों का इस साल के आखिरी दिन समीक्षा की और सीएम ने कहा कि मुख्य पर्वों पर कोई प्रोटोकॉल महाकुंभ में नहीं होगा। साथ ही साल के आखिरी दिन सीएम ने जब दौरा किया तो उन्होंने कई आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं। क्या कुछ है ये पूरी बात, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शोएब रिजवी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री 5वीं बार आज कुंभ की समीक्षा बैठक करने के लिए आए थे। न सिर्फ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि कई जगहों पर निरीक्षण करने पहुंचे। खासतौर से जो स्नान घाट बनाए गए उसका निरीक्षण किया। अरैल में जो सीएनजी गैस प्लांट है उसको देखने के लिए गए, उसका लोकार्पण किया और उसके साथ उन्होंने जो स्टील ब्रिज बना है उसका निरीक्षण किया। तो कह सकते हैं कि अब कुंभ अपनी अंतिम तैयारियों में है, पूरा उसका कार्य जो है अपने अंतिम समय में अपनी तेज़ी से किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ज़रूर कहा है कि जो मुख्य स्नान पर्व होंगे उसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं होगा, यानी सारा फोकस साधु संतों के सम्मान में और उनकी आवभगत में किया जाएगा। पुष्प वर्षा की जाएगी स्नान पर्वों पर। तो ये कहा जा सकता है कि अब कुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हो चुकी है। हालांकि अभी भी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री 13 तारीख को पहला स्नान पर्व है उससे पहले विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ काम जो बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो समय सीमा है उसमें पूरे करने होंगे। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें जो कुछ बताया है उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बाकायदा मीडिया में ब्रीफिंग के समय ये बात बताई कि ज़्यादातर काम पूरे कर लिए गए। खासतौर से शहर का सौंदर्यीकरण किया गया है, सड़कें बनाई गई हैं। उसी के साथ साथ कुंभ में भी जो काम किए गए उसको उन्होंने गिनाया और साथ ही साथ जो मेले में व्यवस्थाएं रहेंगी उसके बारे में बताया। और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य भव्य और नव्य होगा और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और बची हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो स्नान पर्व से पहले की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि कुंभ की जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर 40 करोड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है, उनको एक सुखद अनुभव प्राप्त होगा। इंडिया वाइज प्रयागराज। वहीं मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर की साफ सफाई का काम अब जारी है। नगर निगम की टीम लगातार साफ सफाई कर रही है। अब देखने की बात होगी कि 44 साल बाद जब मंदिर का जीर्णोद्धार होगा तो मंदिर कैसा दिखेगा। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शारिक सिद्दीकी। जिले में 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर बीते 44 साल से बंद था। मुरादाबाद जनपद में एक शिकायतकर्ता के द्वारा मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों से पहुंचकर एक शिकायत की गई थी, जिसमें कई गंभीर आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए थे। तो इस पूरे प्रकरण का तत्कालीन संज्ञान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिया गया। मौके पर पहुंचकर जब
जाकर तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया तो वहां पर रहने वाले कई लोग बीते 44 साल पहले इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रहता था, जिसकी वजह से मंदिर बंद है। जिसके बाद जब सेवाराम के द्वारा शिकायत दी गई है तो शिकायत का संज्ञान अधिकारियों के द्वारा लिया गया। वहीं नगर निगम के द्वारा मंदिर की साफ सफाई की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, अधिकारियों ने तमाम जायजा लिया गया है। मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन्हें मूर्तियां भी नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर भी जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी। खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए साल को लेकर आदेश जारी किया है और नए साल में ये कहा है कि नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही लखनऊ के होटलों में चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाएं। इसके साथ ही गाइडलाइन में और भी कई अहम बातें डीजीपी ने शामिल की हैं। क्या कुछ कहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी निखिल रस्तोगी। को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश जारी किया है हुड़दंगियों को लेके और जो नशे में वाहन चलाएंगे। आपको बताते चले नए साल को लेके कुछ लोग हुड़दंग करते हैं रात में और नशे में गाड़ी लेके चलते हैं, जिसको लेके कई हादसे होते हैं। इन सब के बचाव को लेके प्रशांत कुमार ने आदेश जारी किया है। हर थानों में बात करें तो पूरी तरह से सघन चेकिंग अभियान लगाने को भी कहा गया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के कई जोनों में बांटा गया है, जहां यातायात को डाइवर्ट किया गया है। हजरतगंज की बात करें तो वहां पे लगातार पुलिस फोर्स कॉम्बिंग कर रही है और चेकिंग कर रही है कि इसी प्रकार की कोई घटना को लेकर भी बात करें तो होटलों में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। जिस तरह से नए साल पे लोग रात में निकलते हैं, जश्न मनाते हैं और हुड़दंग करते हैं, इन सब की रोकथाम के लिए प्रशांत कुमार डीजीपी ने सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वाइज। तो वहीं नए साल पर भक्तों की बस एक ही आस है कि भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर नए साल में प्रवेश करें। इसी कड़ी में मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। मथुरा में नववर्ष को लेकर लोगों की आस्था काफी दिखाई दे रही है। तमाम श्रद्धालुओं का मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आना लगा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी मंदिर आ रहे हैं। उसी के साथ में बरसाना की लाडली जी मंदिर पर, राधा रानी जी मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। तमाम श्रद्धालु और जो भक्त हैं वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। नव वर्ष लाखों श्रद्धालु मथुरा की धर्म नगरी में मनाना चाहते हैं। वहीं जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सादा वर्दी में पुलिस है और वहीं राधा रानी जी मंदिर और गिरिराज जी मंदिर गोवर्धन पर जो भक्तों को देखते हुए पुलिस की सतर्क और पैनी नजर है। वहीं LIU भी मंदिरों पर अपनी पैनी नजर रख रही है। सुरक्षा की दृष्टि से DM और मथुरा के SSP लगातार भ्रमणशील हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। यूपी में ठंड का कहर जारी है। किसान अपने गन्ने को लेकर चीनी मिलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां ना तो अलाव की व्यवस्था है और ना ही रैन बसेरा, जिसके कारण किसानों को सर्द रातों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन कितना तत्पर है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विनय मिश्रा। हुई बर्फबारी से जो है जनजीवन तो अस्त व्यस्त है। साथ में जो अगर बात किया जाए किसानों की, तो किसान अपना गन्ना लेकर के रुदौली के रौजा गांव चीनी मिल बलरामपुर यूनिट में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां की अगर हालत की बात किया जाए तो वहां की हालत बहुत दयनीय है। लोगों को ठंड में जो है रात काटनी है। वजह यह है कि प्रशासन के द्वारा जो है वहां पे अलाव की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, और जो किसान गन्ना बेचने के लिए चीनी मिल में आए हुए हैं तो उनका गन्ना जो है काफी घंटों बाद लिया जाता है और शाम को अगर लेकर के पहुंचे तो मजबूरी में भी उनको रात वहां पे काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर अलाव की व्यवस्था नहीं है तो जिससे काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिल प्रशासन का दावा है कि अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था है, तो उन दावों की अगर हकीकत की बात की जाए तो इंडिया वॉइस ने वहाँ का रियलिटी भी चेक किया, तो वहाँ पे जो रैन बसेरे में जो है ना तो कम्बल की व्यवस्था थी, ना गद्दे की व्यवस्था थी, और केवल वहाँ पे पैरा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे किसानों का आरोप है कि जो ये पैरा पड़ा है ये हम लोग अपने घर से लेकर के आए हैं, और जो अलाव जल रहा है पैरे की और थोड़ी सी लकड़ी की वो साथ में किसान ला करके स्वयं जला रहे हैं। और मिल प्रशासन का जो दावा है वो पूरी तरीके से हवा हवाई निकला, क्योंकि इंडिया वॉइस की रियलिटी में भी जो है मिल प्रबंधक के द्वारा जो दावा किया गया था वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे जो किसानों के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि यहाँ पे अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है,
उस व्यवस्था को जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है। ये देखने वाला होगा कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे की व्यवस्था कब सुचारू रूप से चलती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। खबर बहराइच से है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर मोर का शिकार किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी महेश चंद्र गुप्ता। मांस खाने के लिए किसी भी बात का गुरेज नहीं करते हैं और किसी भी पशु पक्षी का मांस खाने के लिए उसको मार कर उसका मांस खा जाते हैं और ऐसे में ये भी भूल जाते हैं कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। आपको बता दें, बहराइच से एक ताज़ा मामला आया है जिसमें एक ग्रामीण द्वारा एक राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार दिया गया और उसके टुकड़े किए जा रहे थे। तभी ग्रामीणों द्वारा वहां पे पहुंचा गया, ग्रामीण वहां पहुंचे और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसकी कार्यवाही में इस वीडियो को देखते हुए, इस वीडियो को संज्ञान लेकर जो बहराइच के डीएफओ हैं अजीत प्रताप सिंह, उन्होंने इस आरोपी के खिलाफ जिसने मोर को मारा है, जिसका नाम हाफिज बताया जा रहा है और वो बहराइच के रघुआ मंसूर गांव का रहने वाला है, उसको जेल भेजने की बात की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग जानवरों को मारते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, लेकिन इस बात का भी परहेज यहाँ पर नहीं किया गया कि हम राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर रहे हैं और उसको मार के खाने के लिए उसको मारा जा रहा था। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार से है, जहां सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से पैसे लेने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन किस तरीके से ये ठग युवाओं को अपने झांसे में लिया करता था और पुलिस इस तक कैसे पहुंची, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बेरोजगार युवकों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को आज बलौदा बाजार पुलिस की टीम ने नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इस ठगी करने वाले नेटवर्क का नाम था दिव्यांश ग्लोबल आईटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा में ऑफिस खोलकर फर्जी विज्ञापन निकालकर नौकरी देने के नाम पर, प्लेसमेंट के नाम नौकरी देने के नाम पर निकालता था और लोगों के साथ ठगी करता था। बलौदा बाजार के एक युवक राज साह बंजारे पनगांव को जब 2 लाख रुपए इसी कंपनी में आवेदन दिया और जब उससे इनकम टैक्स में नौकरी के प्लेसमेंट नौकरी नाम से जब उसने आवेदन दिया और बाद में जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बलौदा बाजार की पुलिस ने जाके तफ्तीश की और जब पता चला कि दिव्यांश ग्लोबल आईटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखा का उसका ऑफिस नोएडा में और वहां से पकड़ के उस आरोपी संजय अग्रवाल को लाया गया और उससे जब पूछताछ की तब उसने बताया कि 20 शिक्षित बेरोजगार युवकों को उसने अभी तक ठगी किया और लगभग 12 लाख की ठगी किया है। अभी आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार से भी लोगों को ठगी किया था। यह लगभग कई वर्षों से ऐसा ठगी काम कर रहा था और जिसको पुलिस ने आज नोएडा से गिरफ्तार करके लाई है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उसे अभी हिरासत की मांग की गई है। अब पुलिस के द्वारा जब हिरासत ली गई है, मांग की गई है, न्यायिक मांग की गई है, तो निश्चित है कि और भी उजागर इस अंतर्राज्यीय गिरोह ठग के साथ हो सकता है। ये लोग फर्जी नियुक्ति पत्र देते हैं और ऐसे लुभावने विज्ञापन निकालते हैं जिसमें शिक्षित भोले भाले शिक्षित बेरोजगार युवक इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी पूरी चीज गंवा के बैठ जाते हैं। इस फर्जी और ठग कंपनी को और पुलिस ने आज गिरफ्तार करके इसके मुख्य जो संचालक था संजय अग्रवाल गिरफ्तार किया है और उसे आज न्यायिक हिरासत में जेल भेजा और हिरासत मांगकर और भी कई खुलासे होने की संभावना दिखती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। खबर हरदोई से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने कहीं इधर उधर या किसी घर में नहीं बल्कि पंचायत भवन में ही चोरी कर ली और चोरों ने इस दौरान क्या कुछ पंचायत भवन से चुराया है और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आनंद त्रिवेदी। लगातार चोरियां हो रही हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र के बिल्हारी गांव का है, जहां पंचायत भवन में रखे कंप्यूटर और लैपटॉप रात में चोर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि शाहाबाद में इस हफ्ते में दूसरी चोरी है और एक बात यह है कि साल का आज अंतिम दिन है 2024 का। इस 2000 साल के 24 में लगभग सैकड़ों की तादाद में हरदोई जिले में चोरी हुई है, लेकिन उनका लगभग अगर खुलासे की बात करें तो 10% खुलासा किया गया है और अभी 90% लगभग जो चोरियां हुई हैं उनका खुलासा नहीं किया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि पसदेवरा थाना क्षेत्र में 5 घरों में चोरी हुई थी, पिहानी में 3-4 घरों में चोरी
चोरी हुई, मल्लावा में 5 घरों में चोरी हुई। तो लगातार कई हर थाना क्षेत्रों में 5-5 घरों में, 6-6 घरों में चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस खोलने में नाकाम है। अब देखना ये होगा कि ये नया अब कल से नया साल शुरू होगा और अब पुलिस कैसे कंट्रोल कर पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। तो वहीं कानपुर में भी जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, उनके हौसले बुलंद है। जी हां, गुंडागर्दी करते हुए बदमाशों ने एक जज की कार का शीशा तोड़ दिया। लेकिन क्यों शीशा तोड़ा है और जज जिन जज का कार का शीशा तोड़ा गया, ये जज कहां के हैं और इसके बाद प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई की गई है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मुकेश गौतम। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो कानपुर की पुलिस पे बिल्कुल दबंगों का खौफ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें जिस तरह से एक सामने मामला आया है, जो जज जो गोरखपुर के जो निवासी हैं वो अपनी पत्नी साथ में कानपुर आए थे। कानपुर के थाना स्वरूप नगर क्षेत्र में किसी काम को लेकर के वो आए थे और वही पार्किंग में उनकी किसी बात को लेकर के दबंगों से बहस हो गई। आपको पता है जो दबंग 4 साथी थे, वो लोग दोस्त थे, वो लोग पूरी तरह से नशे में चूर थे। उन्होंने जो जज थे उनके साथ उन्होंने मारपीट करी है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी साथ भी मारपीट करी है। मारपीट के बाद उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बावजूद उन्होंने जान से मारी धमकी दी। जब जज ने पूरी बात को पुलिस को बताया तो थाना स्वरूप नगर पुलिस की मौके पहुंची और दबंगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब देखने की बात ये होती है कि दबंग के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वाइज। पूरी यूपी के साथ साथ मथुरा में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन ये छुट्टी कब तक रहने वाली है और साथ ही प्रशासन ने ठंड से बचाव के क्या कुछ आदेश दिए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को देखते हुए और शीतलहर चल रही है, उसको देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने छुट्टियों का ऐलान किया है। वहीं मथुरा में बीएसए सुनील दत्त द्वारा छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि सभी बोर्डों के स्कूलों की छुट्टियां 31 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक लगातार जारी रहेंगी। 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। किसी भी बोर्ड के स्कूल हों, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, सभी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। बीएसए सुनील दत्त का कहना है, कोई भी बोर्ड का स्कूल कहीं भी खुला हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को भी स्कूल खोलने की इन दिनों में इजाजत नहीं होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। वहीं रायबरेली के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि डीएम कार्यालय के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन किस बात पर है ये नाराजगी और क्यों प्रदर्शन किया गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। डीएम कार्यालय के बाहर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बथुआ खास गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्रामीण गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और इसके बाद जब स्थानीय पुलिस के पास शिकायत की गई तो पुलिस ने जो ऐसे आरोपी हैं उनकी मदद कर रही है और ग्रामीणों के साथ जो मारपीट किए थे दबंगों ने, उनका जो है किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं कर रही, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जताया है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे लोग फिर से अपराध न कर सके और ग्रामीणों के साथ जिस प्रकार से उनके द्वारा मारपीट की गई थी, ऐसी घटना दोबारा उनके द्वारा न कारित किया जा सके। साफ तौर पर स्थानीय लोगों के द्वारा आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस पर कहा गया है कि जो दबंग हैं उनके द्वारा जो ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इसके बावजूद भी पुलिस ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है, यानी उनके खिलाफ जो दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए वो नहीं न करते हुए उनको जो है मदद कर रही है। तो ऐसे में जो ग्रामीण हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ये मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां लेडीज डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां गर्भ में पल रहे बच्चे की लेडीज डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई। क्या कुछ है ये पूरा मामला और कैसे गर्भवती महिला की जान बच पाई है, इस दौरान विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अमित पाल। सीएचसी बिलखंडा में बड़ा कारनामा देखने को मिला है। जैसे कि आपको बताते चले, जहां गरीब एक और सरकारी अस्पताल में बड़ी उम्मीद के साथ इलाज कराने के लिए जाता है, वहीं कुछ डॉक्टरों की लापरवाही से उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से जो उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है। जैसे कि आपको बताते चले, पीलीभीत के थाना बिलखंडा में जहां सीएचसी सरकारी अस्पताल में पीड़ित महिला सालू वर्मा जो है कि 3 महीने की गर्भवती थी, तो उसका बच्चा जीवित था अल्ट्रासाउंड में। वहीं जो टीकाकरण और सारे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में 5वें महीने में पहुंची, तो वो सरकारी अस्पताल में जाती है और डॉक्टरों से जान पहचान करती है, और जिसके बाद में जान पूछती है तो डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करा के सालू लाती है, तो उसके बाद में उसका जो है बच्चा 5 महीने का पेट में मरा हुआ निकलता है। तो कुछ डॉक्टर लोग उसे मेडिकल से दवाई लाने के लिए बोल देते हैं। दवाई खाने के बाद में बच्चा की मौत हो जाने के बाद तो डॉक्टरों से कहने के बाद में पीड़ित के द्वारा बोला जाता है कि मेरे पेट में बच्चे की चहल पहल नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से डॉक्टर लोग उसकी कोई जानकारी और बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से वो अदर जगह लखीमपुर में निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराती है, तो उसका बच्चा मरा हुआ निकलता है और बड़ी ही मुश्किल से महिला की जान बचती है। जिसको लेकर करके महिला ने शिकायती पत्र में मुख्य चिकित्सक अधिकारी के लिए शिकायत पत्र लेकर के कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये है कि चिकित्सक के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, आखिर महिला को न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि आखिर गरीब जो है कि सरकारी अस्पतालों में बड़ी उम्मीद के साथ जाता है, वहाँ पर भी डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती जाती है। ये बड़ा विषय है। अब देखना ये है कि मुख्य चिकित्सक अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, क्या महिला को न्याय मिलता है। देखते रहे इंडिया वॉइस कैमरामैन निरंजन मिश्रा के साथ। रायबरेली में ठंड बढ़ने के साथ ही जिले में जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। यहां तक कि बुखार से एक वृद्धा की मौत हो गई, तो वहीं 23 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन इसे लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। के करवट लेने के बाद बढ़ती हुई ठंड के कारण रायबरेली जिला अस्पताल में सर्दी, जुकाम व खांसी के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है और ऐसे में इसके शिकार बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लगातार ठंड के कारण सड़कों की विजुअलिटी कम हो गई है और चलने वाले वाहन भी रेंगते हुए देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार शीत लहरी चल रही है और ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण जो रायबरेली जिला है, यहाँ भी उसका काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रायबरेली जिला प्रशासन समेत जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट मोड में देखने को मिल रहा है। हालांकि रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो जिला अस्पताल है वहां पर बच्चों और बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बेड फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो ठंड का कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा हो, उसके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन ठंड के प्रकोप के कारण लोग घरों में दुपकने को भी मजबूर हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इसी बीच कांग्रेस के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं और बगावत पर उतरने के साथ साथ किन किन नेताओं ने बागी रुख अपनाया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। बिगुल बजते ही कहीं ना कहीं बगावती सुर भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। जहां कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है मथुरा जोशी, वो भी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बगावती सुर दिखाए हैं और साफ तौर पर पार्टी को एक चेतावनी भी दी है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पार्टी उनको मनाने के लिए जुट चुकी है, क्योंकि देखा जाए जो उनकी नाराजगी है वो टिकट को लेकर है, क्योंकि पिथौरागढ़ से वो अपनी
पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो बगावती सुर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी इस तरह के बगावती सुर लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कई पार्षदों के ऐसे टिकट काटे गए हैं कि जो लगातार कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे थे और अब उनको टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं वो बगावती सुर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वहीं देखा जाए कि जो उपेंद्र भाटी हैं, पार्षद रहे हैं बीजेपी से, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने बगावती सुर दिखाए हैं और आज उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी है और उन्होंने अपना जो नामांकन है वो कल कर दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पार्टी ने उनकी अनदेखी की है, पार्टी ने उनको विश्वास में नहीं लिया और अन्य किसी व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तान ठोक दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या अपने जो बगावती नेता हैं उनको समझा पाती है या नहीं समझा पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि बगावती सुर उठने से कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान जरूर देखना पड़ेगा। इंडिया वॉइस धनराजगढ़, देहरादून। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।